नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अनीता नायक। आज मैं आपको कक्षा 11 की हिंदी की किताब आरोह के काव्य खंड से पाठ 6 चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती इस कविता के बारे में समझा रही हूँ। पहले हम इस कविता के कवि त्रिलोचन जी के बारे में जानेंगे। त्रिलोचन जी, इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। जन्म सन 1817, चिरानीपट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं: धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरघान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, काव्य, देशकाल, रोजना मचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, गद्य। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें सम्मान जो मिले वो हैं साहित्य अकादमी, शलाका का सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ वे बहुभाषाविक शास्त्री भी हैं, इसीलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके लिए यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है तथा उसका ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट, अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बना कर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। आगे जो उनकी कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती नामक कविता धरती संग्रह से संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में शिक्षा व्यवस्था, कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर बजर गिरे, कलकत्ते पर बजर वर्ज गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करता है। कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चीनती का अर्थ होता है पहचानती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इस काले काले चीनों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। काव्य की नायिका है चंपा। यह चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती। जब कवि पढ़ने लगता है
तो वह आ जाती है और खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन काले अक्षरों से कैसे ये स्वर ध्वनियाँ निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसें रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाई करने जाती है। चंपा जो काव्य की नायिका है, उसके पिताजी का नाम सुंदर है और वह ग्वाला है। ग्वाला वो जो गाय भैंसें पालते हैं, अब गाय भैंसें रखता है। चंपा उन गाय भैंसों को चराने के लिए जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ, अब कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा बहुत अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, शैतान भी है और वह ऊधम भी करती है। वह कभी कलम चुरा लेती है और कभी कागज लेकर भाग जाती है, कभी परेशान हो जाता है। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा कवि जी से कहती है कि तुम तो कागज पर लिखते ही रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा होता है? यह सुनकर कवि को हंसी आ जाती है और फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। कवि ने एक दिन चंपा से कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, कभी कोई परेशानी या कठिनाई आई तो पढ़ाई ही काम आती है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सब लोगों को पढ़ना लिखना सीखना चाहिए या आना चाहिए। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कवि से कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, पर वे पढ़ने लिखने की कैसे कह सकते हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि ने कहा चंपा से कि पढ़ लेना अच्छा है, जब तुम्हारा विवाह होगा और तुम विदा करके अपनी ससुराल चली जाओगी, कुछ दिन अपने पति के संग रहोगी और जब वह कलकत्ता जाएगा, कलकत्ता तो बहुत दूर है, कैसे उसे अपना संदेशा या पत्र भेजोगी। जब वह तुम्हें पत्र लिखेगा तो तुम कैसे पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना बहुत अच्छा होता है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी ना जाने दूँगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। चंपा कवि से कहती है, तुम कितना झूठ बोलते हो, देखो हाय राम, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी और जो अगर ब्याह मेरा हो भी गया तो मैं अपने पति को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता कभी न जाने दूँगी। कलकत्ता पर बजर गिरे का मतलब है विपत्ति। बच्चों, आज मैंने तुम्हें ये कविता समझाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कविता का अर्थ या भावार्थ तुम्हें समझ में आ गया होगा।